नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसको हम भारत में 3 नाम से जानते हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा इसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। और ये जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, इसका एक समराइज वर्जन है। एम लक्ष्मीकांत के बुक से ही सारे फैक्ट्स मैंने उठाए हैं और उसी फैक्ट्स के आधार पर मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उसको समझाऊंगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपने अगर लगाया होगा सेट वगैरह तो आपको मिला होगा। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी रणधीर वर्मा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके के जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं एक एक करके आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल्स के तहत है। उल्लेख है वो भाग 5 में है और अनुच्छेद 124 से लेके 147 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन हमको इसमें से याद रखना है केवल 124, क्योंकि अनुच्छेद 124 के तहत ही उच्चतम न्यायालय का गठन करना होता है भारत में या किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की गठन की गई है। आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। यानी अगर स्थापना की आपसे तिथि पूछे तो आपको बताना है 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी को आपको पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950। और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, 26 जनवरी से 2 दिन बाद 28 जनवरी को। अब हम देखते हैं इसकी संरचना और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या क्या होती है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 31 टोटल न्यायाधीश हैं, यानी कि 31 यहाँ पे आपको जजेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी 31 में से जो 30 जजेस होते हैं, ठीक है, जो 30 हैं वो होते हैं जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के 31 न्यायाधीश अभी वर्तमान में है। हो सकता है भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ जाए, लेकिन वर्तमान में अभी आपको याद रखना है 31, ठीक है। 30 होते हैं न्यायाधीश और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति इनका होता है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि एक जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे ही, लेकिन जो 30 अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे ही कर सकते हैं वो। अगर ये अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश तो किसको देंगे? तो ये देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। त्याग हो गया, शपथ हो गया और इनकी नियुक्ति तीनों राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सैलरी का। तो देखो सैलरी जो है वो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल्स। ये आर्टिकल है आपका 30 जनवरी 2018 का। तो इसके तहत जो है वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी है वो 2.80 लाख है, यानी कि 2,80,000। लेकिन ये जो है ये वर्तमान की है, तो हो सकता है कि भविष्य में बढ़ जाए। तो अभी अगर आपको याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हो। हालांकि एग्ज़ाम्स में पूछते नहीं है कि इनकी सैलरी कितनी है, बट अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है कि अभी जो है वो 2,80,000 है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी। योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बनना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। ये मैंने बताया ना कि हर जगह ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको भारत का नागरिक होना यहाँ पे अनिवार्य है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पॉइंट्स याद रखना है, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। यानी कि किसी उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट में आपको 5 साल का न्यायाधीश होना अनिवार्य है, या उससे उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। कह रहा है कि अगर आप न्यायालय के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं हैं तो एक और कंडीशन आपको फॉलो करना है कि आपको उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको 10 साल लगातार वकालत आपकी होनी चाहिए उच्च न्यायालय में, ठीक है। या राष्ट्रपति के नज़रों में सम्मानित न्यायवादी होनी चाहिए, मतलब कि राष्ट्रपति की नज़र में आप एक जानकार होने चाहिए कानून के, तभी आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई एक कंडीशन आपको फॉलो करना होता है।
साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, मतलब कि कोई भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, तो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। मान लो अगर कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, उसकी उम्र 63 है, तो वो 2 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसकी उम्र हो जाएगी 65 और। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र देना होता है या दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था आपको कि जो अगर रिजिग्नेशन देना होगा उनको, ठीक है, अगर रिज़ाइन करना होगा या त्याग देना होगा, तो वो देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, लेकिन वो लिखित रूप में देंगे। ठीक है, एक और कंडीशन है इनको हटाने का कि संसद में अगर हम सिफारिश कर दें, इन पे हम इम्पीचमेंट लगा दें या महाभियोग लगा दें, तो इनको संसद से हटाया जा सकता है। इन पे इम्पीचमेंट लेके आएंगे, 2/3 के विशेष बहुमत से हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमूवल। वही बात है जो मैंने यहाँ बताया आपको कि किस तरीके से उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है 2/3 के विशेष बहुमत से दोनों सदनों द्वारा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है बाई बोथ द हाउसेज, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों से 2/3 के विशेष बहुमत से अगर हम पास कर देते हैं तो हम उनको हटा सकते हैं। लेकिन आज दिन तक किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग से उनको हटाया नहीं गया है। हाँ, एक जस्टिस हुए थे जिन पे महाभियोग लगा था 1961 में, मतलब कि राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया था, तो इस वजह से उन पे महाभियोग नहीं लगा था। तो आज तक किसी भी जजेस के ऊपर महाभियोग नहीं लग पाया है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर कर जाते हैं तो उसके बाद वो कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वो फैसला देते वक्त अपने भविष्य के बारे में ध्यान में ना रखें। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अगर रिटायर कर जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उसके बाद वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद किसी जज को रेकमेंड करता है, कोई कमेटी गठित होती है, उसमें वो कहते हैं कि आप इसकी सदस्य बन जाए, तो वो उस स्थिति में बन सकते हैं। लेकिन ऐसे पर्सनली वो कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकते हैं। अब हम कुछ विशेषता देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नागरिकों के मूल अधिकार का गारंटर होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हु इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल, तो आपका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उच्चतम न्यायालय। सेकेंड पॉइंट है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी विषय पर सलाह ले सकता है, परंतु उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को किसी कानून पे, किसी बिल पे या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे कानूनी सलाह की आवश्यकता महसूस होती हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है और वो सलाह दे भी सकते हैं। लेकिन उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मतलब केवल सलाह को ले सकते हैं, मानना ना मानना वो राष्ट्रपति के ऊपर है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कानूनी सलाह ले सकते हैं 143 के अनुसार, 143 के अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट है एससी के न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, महाभियोग के अतिरिक्त न्यायाधीशों की आचरण पर संसद में या विधानमंडल में बहस नहीं हो सकती है। तो देखिए, अगर हम किसी जजेस पे महाभियोग लगाते हैं तभी हम संसद में बहस कर सकते हैं कि हाँ उसका आचरण सही था कि नहीं। अदरवाइज़ हम ऐसे जनरली उनके आचरण पे हम बहस नहीं कर सकते हैं संसद में या किसी भी विधानमंडल, यानी कि विधानसभा और जो विधान परिषद होती है उनमें, जो राज्यों में होती है। हम तभी बहस कर सकते हैं उनके आचरण पे, उनके बिहेवियर पे, जब उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक। ये पहले मैंने बताया आपको कि सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी तरीके से कोई भी वकालत का काम नहीं कर सकते हैं। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उनका अपमान हुआ है या उनके जो डिसीजंस दिए गए हैं उनको लेके किसी तरीके की कोई अवहेलना हो रही है, तो वो उसको दंडित भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी अवमानना हुई है। ठीक है, संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती पर रोक है। मतलब कि संसद यानी कि पार्लियामेंट को
कोई भी ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को कम करे या उनकी शक्तियों में कुछ कटौती कर दे। तो ये 5-6 पॉइंट जो मैंने यहाँ से बताए आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका है शुरू के 2, ठीक है, कि मौलिक अधिकार का गारंटर और 143 के तहत जो है वो राष्ट्रपति लेते हैं कानूनी सलाह। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपके जवाब का उत्तर दे सकूँ। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएँ और एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको समझ में आया हो तो। थैंक यू सो मच।